चलिए, तो मैंने आपको बताया था सुबह कि 83 के टू के अनुसार, ठीक है, 83 टू के अनुसार जो लोकसभा, ठीक है, 83 टू के अनुसार जो लोकसभा, लोकसभा के कार्यकाल की प्रथम बैठक से, ठीक है, प्रथम बैठक से लोकसभा का जो कार्यकाल है वो उसकी प्रथम बैठक से 5 साल तक होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें केसेस आए थे, पता है ना आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तो नहीं गूंज रही ना आवाज। अब मैंने आपको बताया था कि कार्यकाल बढ़ सकता है, ठीक है। लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल है वो बढ़ सकता है, 5 साल से अधिक बढ़ सकता है जब क्या लगा हो, आपातकाल, आपातकाल लगा हो, ठीक है। तो जब आपातकाल लगा हो तो कार्यकाल बढ़ सकता है, और ऐसा हुआ भारत के इतिहास में 2 बार। कितने बार? 2 बार, ठीक है। पहला और दूसरा, दोनों के दोनों इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, 18 मार्च 1976 से, ठीक है, 18 मार्च 1977 तक, 1 साल ये बढ़ाया गया, ठीक है। और फिर 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978 तक, तो 2 साल, एक एक साल बढ़ाया गया है ये, ठीक है। और आपको पता है इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे आपातकाल लगाया था, पता है ना सबको, ठीक है। तो आपातकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल, आपातकाल के समय लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन मान लो आपातकाल खत्म हो गया, ठीक है, आपातकाल क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आपातकाल खत्म होते ही, ठीक है, आपातकाल खत्म होते ही, जैसे ही शांतिकाल की घोषणा होती है, आपातकाल और शांतिकाल दो अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसे ही शांतिकाल की घोषणा होगी, शांतिकाल की घोषणा होते ही 6 महीने के भीतर उसको सदन में पारित करना होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो ये बढ़ा हुआ कार्यकाल है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे मान लो आपातकाल लगा हुआ है और आपने 1 साल बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन इसी बीच में आपातकाल खत्म हो गया। तो आपातकाल जैसे ही आपका खत्म हुआ, ठीक है, जैसे ही आपका शांति काल लगा, तो शांति काल की मतलब संकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि तक वो रहेगा, उससे आगे वो रहेगा ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, चलो लिखिए जरा इसमें, इसमें लिखिए, ये 83 टू लिख दिया था आप लोगों ने, है ना? ठीक है, इससे आगे लिखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है,
आपातकाल की घोषणा लागू होने पर आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। ये तो हो गया है। लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती, लिखते रहिए, जो कि एक बार में एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जो कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। जो ये लोकसभा की हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ये जो बढ़ा हुए कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, जो 2 बार बढ़ा है, ठीक है, ये 5वीं लोकसभा है। ठीक है। कौन सी नंबर की लोकसभा है? 5वें नंबर की। ठीक है, लिखिए उसके नीचे। उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि द्वितीय आपात उद्घोषणा दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए 2 बार 1-1 वर्ष के लिए 18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 तक तथा 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978 तक बढ़ाया गया था। बढ़ाया गया था। समझ रहे हैं? अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज की। मैंने आपको बताया कि जैसे ही मान लो आपातकाल समाप्त हो गया और अब लग गया है आपका शांतिकाल। ठीक है, शांतिकाल युद्ध के उसमें होता है, लेकिन मान लेते हैं कि आपातकाल खत्म हो गया, अब सब नॉर्मल हो गया है। तो मैंने आपको बोला कि तक 6 माह तक बढ़ा हुआ कार्यकाल प्रभावी रहेगा। तो क्या 6 माह के बाद जब सदन बैठेगा तो इसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि शांतिकाल लग गया है। अब आपातकाल की स्थिति नहीं है। समझे मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, बढ़ाया सिर्फ कब जा सकता है? जब आपातकाल हो। ठीक है, और अब जो है
वो संकट काल की घोषणा की, मतलब संकट काल की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। अब संकट काल नहीं है, तो 6 महीने बाद इसको सदन में पेश करने का कोई मतलब ही नहीं है। 6 महीने में ये क्या हो जाएगा, स्वयं समाप्त हो जाएगा। ये याद रखना, ठीक है। लिखिए, इसमें लिखिए, इस प्रकार, उसी के आगे कंटिन्यू करना, इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि, इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में, किसी भी दशा में संकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात, संकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी, 6 माह से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए, आपको पता है 76, 77 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार टूटी, गिरी, और उसके बाद सरकार आई जनता पार्टी की, पता है ना सबको, ठीक है। देखो, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1970, कितना, 6। 1976, क्योंकि मैंने बोला था 4+2 = 6। ठीक है, शांत बैठे रहोगे हमेशा, बोलोगे कुछ नहीं। इस संविधान संशोधन के तहत जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, इस संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल है, ठीक है, वो 5 से बढ़ा के 6 कर दिया गया। ठीक है, तो इसको हम आइडेंटिफाई ऐसे ही करेंगे कि लास्ट में 6 हो रहा है और इनका प्लस भी 6 हो रहा है, समझ गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन, ये भी सेम था, जैसे यहाँ 4+2 6 हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पे 4+4 = 8, मतलब 1978, ठीक है। और फिर जनता पार्टी की सरकार ने इसको 6 साल से 5 साल वापस कर दिया, समझे। पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको बढ़ाया और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया। फिर जनता पार्टी आई, मोरारजी देसाई, पता होगा सबको, उनकी पार्टी आई और उन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया और अभी तक 5 साल ही है, पता है ना सबको। ठीक है, लिखिए, ध्यातव्य है कि, ध्यातव्य है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष से बढ़ाकर
6 वर्ष कर दिया गया। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा पुनः लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे संसद के सदस्यों द्वारा शपथ। ठीक है। तो संसद सदस्य आपको पता है शपथ लेते हैं, और सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, चलो उस टॉपिक पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले किस आर्टिकल में, ठीक है, किस आर्टिकल में, कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि संसद के सदस्यों की शपथ ग्रहण होगी? ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखो, आपको इमेजिन करना है, आप किसी सदस्य को कह रहे हो कि शपथ ग्रहण करनी है। ठीक है, आप किसी को कह रहे हो शपथ ग्रहण करनी है, और वो आपको कह रहा है नो, नो। ठीक है, शपथ ग्रहण करते हुए आपको क्या कह रहा है? नो, नो। नो से बनता है नौ, और इस नो से बनता है नौ। तो दैट इज आर्टिकल नंबर 99। समझ आए? आर्टिकल नंबर 99 के तहत संसद के जो सदस्य हैं वो अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, लिखिए हेडिंग, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। और कौन करवाता है शपथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। शपथ करवाता है राष्ट्रपति। ठीक है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति मान लो बीमार है या उस दिन फ्री नहीं है, तो वो अपनी जगह पे किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ठीक है, लिखिए हेडिंग डालिए, सदस्यों की शपथ या सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। इसमें लिखिए अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों के शपथ ग्रहण के संबंध में है। संसद के सदस्यों के शपथ ग्रहण के संबंध में है। इसके अनुसार संसद का प्रत्येक सदस्य, इसके अनुसार संसद का प्रत्येक सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व
राष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष किसी व्यक्ति के समक्ष अच्छा, मैंने आपको एक अनुसूची बताई जिसमें शपथें हैं, बहुत सारी शपथ हैं। कौन सा कौन सी अनुसूची है जिसमें शपथ है? हम्म देखो, मैंने बताया था शपथ, और ये शौ से मैंने बनाया था तीसरी। क्या बनाया था? तीसरी। तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो लिखिए, क्या लिखा? किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में विहित प्रारूप में तृतीय अनुसूची में विहित प्रारूप में शपथ ग्रहण करेगा। मतलब तृतीय अनुसूची में जो प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार, ठीक है। विहित प्रारूप में शपथ तीसरी ग्रहण अनुसूची में करेगा। क्या बोल रहे? रिपीट करना है लाइन। तीसरी अनुसूची में तीसरी अनुसूची में विहित प्रारूप में शपथ ग्रहण करेगा। अच्छा, मान लो मैं एक जनरल बात है कि अगर कोई किसी ने शपथ ग्रहण करने से मना कर दिया, कहा कि मुझे शपथ ग्रहण नहीं करना, लेकिन वो निर्वाचित हो रखा है, तो क्या वो सदन में बैठ सकेगा फिर भी? नहीं। क्या ये रूल है, या ऐसा है कि चलो बैठ जाएगा, जीता हुआ है? हाँ, एनीवन। नहीं बैठ सकते ना सर। बिना शपथ के नहीं बैठेगा सर, संविधान नहीं बिल्कुल, करता। बिल्कुल। किसी भी पद में, सिर्फ संविधान की नहीं, और भी जितने भी पद हैं, ठीक है, उनमें अगर शपथ ग्रहण नहीं करते हैं तो आपको उस सदन का सदस्य नहीं माना जाएगा, चाहे वो विधानसभाओं में हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा में हो, ठीक है। लिखिए, नीचे से एक पॉइंट लिखिए। ज्ञातव्य है कि शपथ ग्रहण न करने वाले शपथ ग्रहण न करने वाले निर्वाचित न करने वाले निर्वाचित व्यक्ति न करने वाले निर्वाचित व्यक्ति को सदन में बैठने का अधिकार नहीं होता। सदन में बैठने का अधिकार नहीं होता, और न ही वह सदन का सदस्य माना जाता है। न ही वह सदन का सदस्य माना जाता है। जो जेल में बैठ के वो करते हैं ना, मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, वो कैसे लेते हैं शपथ? बाहर आते हो शपथ लेने के लिए? आना तो पड़ेगा। तो कौन लड़ रहा है ऐसे? लड़े हैं ना, बहुत सारे लड़े, जैसे पंजाब से लड़ा था एक जो। हम्म। शपथ ग्रहण तो करनी पड़ेगी, और वो भी वो क्या कह रहा है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के थ्रू ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनकी अलग से नहीं होगी ना, जहां समारोह होगा वो सबका एक साथ होगा, ठीक है। अच्छा, मान लो आप संसद के सदस्य चुने गए, आपको बोला गया इतने तारीख आपकी शपथ है, आपने शपथ ग्रहण नहीं की, और आप
क्योंकि आप बाहुबली व्यक्ति हैं और आप सदन में घुस गए जबरदस्ती। ठीक है, आपने कहा मुझे सदन में जाने से कौन रोक सकता है, मैं ही हूं सर्वे सर्वा। तो क्या होगा आपके साथ, बता सकता है कोई? क्या होगा और किसके तहत होगा? क्या उसको बाहर निकाला जाएगा उस सदस्य को? हाँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ सर। यहीं पे आपको आर्टिकल, हाँ, यहीं पे आपको आर्टिकल याद रखना है 104। समझ रहे हैं? कौन सा आर्टिकल है? 104। देखो, ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी में आप 108 दबाते हो तो एम्बुलेंस आती है। लेकिन जब कोई जबरदस्ती आ गया सदन में तो 108 नहीं दबाना है, 8 का हाफ करना है, 104। ठीक है, 104 आर्टिकल कहता है कि अगर कोई अनाधिकृत रूप से, जो अधिकृत नहीं है, कोई अगर अनाधिकृत रूप से, ठीक है, सदन में बैठता है या मतदान करता है, ठीक है, तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। ये आर्टिकल नंबर 104 में है। मतदान भी नहीं कर सकते। समझ गए? ये मतदान के लिए भी है, लिखिए। 104 का पार्ट है कोई ये? क्योंकि 104 सिर्फ तो वाला था सिर्फ ना जिसमें 104 है, एंग्लो इंडिया था। सिर्फ 104। 104 वाला भी था ना जिसमें हटा दिए गए थे एंग्लो इंडियन, मतलब लोकसभा से, मतलब। वो अनुच्छेद नहीं है, वो संविधान संशोधन है। संशोधन है ना वो तो। वो संविधान संशोधन है। ठीक है, 2019 का। लिखिए, अनुच्छेद 104 के तहत, अनुच्छेद 104 के तहत संसद में अनाधिकृत रूप से, अनाधिकृत रूप से बैठने या मतदान करने वाले, अनाधिकृत रूप से बैठने या मतदान करने वाले के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए, अब आता है टॉपिक आपका वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते संसद सदस्यों को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी करंट के हिसाब से बताऊंगा आपको। इनका जो मूल मासिक वेतन है, मूल मासिक वेतन है 1,24,000 रुपए। ठीक है, अब एक तो मूल मासिक वेतन है, दूसरा आपका आता है निर्वाचन क्षेत्र भत्ता। ये भी आ सकता है आपके पास एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से समझे। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पहला। दूसरा है कार्यालय भत्ता। तीसरा है, मतलब कार्यालय व्यय भत्ता। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका दैनिक भत्ता। 1,24,000 में जब ये तीनों चीजों का जोड़ा जाता है तो फाइनल जो बनती है वो बन जाती है 2,81,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, कितना कहा मैंने? 2,81,000 रुपए पर मंथ उनकी सैलरी बन जाती है।
समझ आ गया? ये वेतन प्लस भत्ते हैं। वेतन तो ये है, भत्ते ये। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। इसमें लिखिए, एक भारतीय सांसद का एक भारतीय सांसद का मूल मासिक वेतन 1,24,000 रुपए है। मूल मासिक वेतन 1,24,000 रुपए है, जिसमें अन्य भत्ते, जिसमें अन्य भत्तों, लिखिए, जिसमें अन्य भत्तों जैसे निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यकाल व्यय भत्ता तथा दैनिक भत्ते को जोड़ने के बाद, दैनिक भत्ते को जोड़ने के बाद कुल राशि, कुल राशि लगभग 2,81,000 रुपए प्रति माह तक हो जाती है। 2,81,000 रुपए प्रति माह तक हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपका आखिरी टॉपिक आएगा गणपूर्ति, सॉरी, पहला आएगा अधिवेशन। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। अधिवेशन, ठीक है, ध्यान समझो। लिख लिया सबने? ठीक है, अधिवेशन में क्या है? पहला तो आपको याद रखना है, दो अधिवेशनों के बीच, ये बेस, एक बेस लाइन है, ठीक है, दो अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का गैप ना हो। समझे? 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस हिसाब से हिसाब लगाओ तो आपके को एक चीज समझ आएगा कि राष्ट्रपति साल में 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। कितने बार? 2 बार। ठीक है, इस रूल के हिसाब से, 6 माह के गैप वाले रूल के हिसाब से 2 बार प्रति वर्ष ही हो रहा है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ठीक है, लिखिए जरा इसे, अधिवेशन, लिखिए, राष्ट्रपति वर्ष में, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार, 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। पॉइंट चेंज करके लिखिए, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक
लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक, ये है मेन लाइन, ठीक है। लोकसभा के सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख, आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख, नियत तारीख के बीच, नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो 2 मीटिंग्स के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरम की। इसको बोलते हैं गण पूर्ति। ठीक है, कोरम या गणपूर्ति, समझ रहे हैं? अच्छा, गणपूर्ति क्या होता है? गणपूर्ति क्या होता है, देखिए कि मान लो बहुत सारे लोगों की एक बैठक होनी है, ध्यान से समझो है। बहुत सारे लोगों की एक बैठक होनी है, मान लो 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग। तो गणपूर्ति वो होती है जब आप एक नियम बना देते हो कि भाई कम से कम 20 लोग तो होने ही चाहिए, कोई भी बैठक के लिए 20 लोग होने चाहिए, समझ रहे हैं? तो जो आपने 20 लोग फिक्स किया है, यही आपकी गणपूर्ति है। अगर 19 लोग ही एकत्रित होंगे तो आप मीटिंग नहीं कराओगे। तो सेम आपका लोकसभा में भी होता है, ठीक है, जिसे हम कोरम कहते हैं। वो सदन की, ध्यान से समझो, सदन की कुल सदस्य संख्या का, ठीक है, संसद की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। हर जगह लगभग कोरम 1/10 ही होता है, सब जगह, समझ गए? जहां आपको कोरम लगे, ठीक है, और आपको सवाल नहीं आता तो 1/10 पे लगा देना, हर जगह 1/10 ही रहता है ज्यादातर। ठीक है, तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10। इसका मतलब अभी वर्तमान में लोकसभा में कितने हैं? बोलिए। 545। 545। ठीक है, तो 545 का 1/10, तो ये आएगा 54.5। और 54.5 का मतलब है 55 पॉइंट, तो लेंगे नहीं ना, समझे? तो उसको एक बढ़ा देंगे। अभी लोकसभा की जो कोरम, ठीक है, लोकसभा का जो कोरम है वो 55 मेंबर्स हैं। इसका मतलब 55 मेंबर्स मिनिमम होने ही चाहिए। अगर 54 मेंबर हो जाएंगे तो सदन आगे नहीं चलेगा। ठीक है, और मान लो सदन स्थगित हो गया, लोग नहीं हो पाए, तो उसी दिन, ठीक है, उसी दिन अगली डेट का भी क्या हो जाएगा? अनाउंसमेंट हो जाएगा। समझ आ गया मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? तो आगे लिखिए, गणपूर्ति या कोरम, इसमें लिखिए कोई भी अधिवेशन गठित करने के लिए, कोई भी अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का
गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना आवश्यक है। एक बटे 10 होना आवश्यक है। इसी प्रकार वर्तमान में लोकसभा का कोरम 55 है। 55 है, ठीक है। इसी के नीचे अलग से लिखना, यदि इतने सदस्य उपस्थित न हो तो, यदि इतने सदस्य उपस्थित न हो तो इतने सदस्य उपस्थित ना हो तो अध्यक्ष ना हो तो अध्यक्ष अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा। अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा, निलंबित कर देगा जब तक कि गण पूर्ति ना हो जाए या कोरम पूरा ना हो जाए। जब तक कि गण पूर्ति न हो जाए, ठीक है। समझ आई गया होगा सबके।